बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए पढ़ते हैं आलम नबातात यानी नबातात की दुनिया का दूसरा हिस्सा। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गैर फूलदार पौधों के बारे में। तो ये किस्म है एक सरखस फर्न। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो सरखस या फर्न ठंडी, सायादार और मरतूब जगह पर पाए जाते हैं। मरतूब का मतलब होता है नमदार, जहाँ नमी होती है वहाँ ये पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे जड़, तने और पत्तों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ताहम इनमें फूल, फल और बीज पैदा नहीं होते, क्योंकि ये गैर फूलदार पौधे हैं। तो इनमें फूल, फल और बीज नहीं होते। इन पौधों में पानी, इसमें हलशुदा नमकियात और ग़िज़ा की नक्लो हमल के लिए तरसीली बाफ्तें, वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम होती हैं। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जाइलम सऊदी नालियां होती हैं, यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ पौधे में खुराक को पहुंचाने वाली, और फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ पहुंचाने वाली। तो ये तरसील, खुराक की तरसील होती है। और इनकी मिसालें ड्रायोपेट्रस, टेरस और एडियंटम, ये सरखस की मिसालें हैं। और पौधों की शक्ल आप देखकर बता सकते हैं कि किस तरह के इनके पत्ते होते हैं और किस तरह की इनकी शक्ल होती है। पत्ते अमूमन मुरक्कब होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। ये है ड्रायोपेट्रस। पीछे हमने पढ़ा, गौर से देखिएगा और पहचानिएगा इस पत्ते की, इस पौधे की शक्ल सूरत को। और ये पौधा है टेरस, और इसकी शक्ल सूरत भी आप देखिएगा, और पत्तों की शक्ल लंबे लंबे सिलाइयों की तरह है। और ये पौधा है जनाब एडियंटम का। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये भी सरखस फर्न्स की किस्म में शामिल है। बच्चों, गैर फूलदार पौधों की एक और किस्म मखरूतिये हैं, कोनीफर्स, जिनकी शक्ल और जिनके फल की शक्ल मखरूत होती है, यानी कोन की शक्ल की होती है, जैसे आइसक्रीम खाने वाली कोन होती है। आ गया ना मुंह में पानी आइसक्रीम के नाम से। चलें अब पढ़ते हैं, आइसक्रीम कभी किसी और वक्त खा लीजिएगा। तो बच्चों, इस ग्रोह में शामिल पौधे आम तौर पर सर्द और पहाड़ी मकामात पर पाए जाते हैं। मखरूतिये सारा साल सरसब्ज रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। इन पे खिजा नहीं आती। इन पौधों की जड़ें और तने नुमायां होते हैं, वाज़ेह होते हैं, लंबे लंबे तने होते हैं। ये मरी और आज़ाद कश्मीर, यहाँ के सरसब्ज इलाकों में ज्यादातर पौधे मखरूतिये ही होते हैं। और पत्ते लंबी सिलाइयों की शक्ल के होते हैं, जैसा कि तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। इस ग्रोह में शामिल पौधों में बीज बनते हैं, बीज होते हैं, लेकिन ये बीज नंगे होते हैं, बाहर होते हैं। और बाकी जो फलदार पौधे हैं जैसे सेब है और तरबूज वगैरह है, इसमें तो बीज अंदर होते हैं, छुपे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ बीज नंगे होते हैं। जैसे ये कोन है, इसी तरह जो है वो काश्त कर दी जाती है और ऐसे ही उगाती है। तो लेकिन ये बीज नंगे होते हैं, यानी फल के अंदर छुपे हुए नहीं होते, इसलिए इन्हें अया तुख्मी या बर तुख्मी पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म, अया का मतलब जाहिर, तुख्म का मतलब फल, यानी फल इनके जाहिर होते हैं, बीज इनके जाहिर होते हैं। तुख्म का मतलब बीज होता है। अया तुख्मी पौधे यानी जिनका बीज जाहिर होता है, और बर का मतलब बाहर होता है, तुख्म का मतलब बीज होता है। बर तुख्मी पौधे जिनका बीज बाहर होता है, जिम्नोस्पर्म्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो इनका बीज बाहर होता है। तो मखरूतियों के बीज एक मखरूत कोन की शक्ल के होते हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। कई लोग सजावट के तौर पर अपने घरों में भी रखते हैं इन कोनों को। इनमें तरसीली बाफ्तें, वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं। तरसीली बाफ्तें ग़िज़ा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली, नक्लो हमल के लिए। और हमने पढ़ा कि सऊदी बाफ्तें नीचे से ऊपर ग़िज़ा को पहुंचाती हैं, और नज़ूली बाफ्तें ऊपर से नीचे पहुंचाती हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों, इनके बारे में कई तरह की तोहमात भी हैं, हमारे माहौल में फैली हुई हैं। हमारे घर में एक हमारी अजीज़ा आई, रिश्तेदार आई, और उन्होंने, हमने एक परछत्ती पे, घर की परछत्ती पे ये कोने सजा कर रखी हुई थी। वो आते ही बड़ी हैरान हुई
اور کہنے لگی یہ فوراً ان کو اتار کر کہیں اور جگہ رکھو، یہ تو گھر میں لڑائی پیدا کر دیتی ہیں۔ تو بچوں اس طرح کی ہمارے ماحول میں تہمات ہوتی ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ان کے پتے ہم نے پڑھا تھا نا سلائیوں کی طرح ہوتے ہیں، تو دیکھ لیجئے یہ چیڑ ہے، یہ کون دار جو پودے ہیں ان کے پتے اس طرح کے ہوتے ہیں سلائیوں جیسے۔ بچوں یہ مخروطیے بڑے سخت جان ہوتے ہیں، سخت برف باری میں بھی ان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ دیکھیں برف کے اندر ڈھکے ہوئے چیڑ کے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ صاحب مخروطیے کو گلدستے کے طور پر اپنے گھر میں یا کسی پارٹی میں سجانا چاہتے ہیں۔ مخروطیے ہمارے لیے بہت مفید ہیں، ان سے عمارتی اور فرنیچر بنانے کے لیے لکڑی حاصل کی جاتی ہے، خاصی مضبوط لکڑی ہوتی ہے، ان کو گھن یا اس طرح کی چیزیں نہیں لگتی اور مہنگی بھی ہوتی ہے۔ مخروطیوں سے تارپین اور گوند حاصل کی جاتی ہے، تارپین کا تیل آپ استعمال کرتے ہیں اور گوند بھی یہاں سے حاصل ہوتی ہے، گندا بروزہ جسے کہتے ہیں وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کی مشہور مثالیں دیودار، چیڑ، سرو اور مور پنکھ ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے مری، کاغان، سوات اور گلگت میں پائے جانے والے مخروطیوں میں چیڑ، چلغوزہ، دیودار اور صنوبر شامل ہیں۔ عزیز بچوں، جو لفظ ماحول میں، ادب میں، شاعری میں استعمال ہوتے ہیں ان کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو سمجھی ہوئی بات ہمارے دل و دماغ پر دیر تک محفوظ رہتی ہے۔ تو سرو اور صنوبر کے لفظ کو احمد فراز اس طرح اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں کہ قامت کو تیرے سرو و صنوبر نہیں کہا، قامت قد کو کہتے ہیں، قامت کو تیرے سرو و صنوبر نہیں کہا، جیسا بھی تو تھا اس سے تو بڑھ کر نہیں کہا۔ اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ تمہارے قد کو نہ میں نے سرو کہا نہ صنوبر کہا، جس طرح کا تو تھا اس سے بڑھ کر یعنی مبالغہ آرائی سے ہم نے کام نہیں لیا، صاف صاف بات کہہ دی ہے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے دیوان آبرو میں سے، اس قد دل ربا کے کرتا ہوں وصف موزوں، یعنی اپنے دوست کے قد کی تعریف کرتا ہوں، موزوں قد کی تعریف کرتا ہوں، اب آبرو تخلص میرا صنوبری ہے، اے آبرو اب میرا تخلص جو ہے وہ صنوبری ہے، یعنی میرے دوست کا قد صنوبر جیسا ہے، اس لیے اب میں نے اپنا تخلص صنوبری رکھ لیا ہے۔ تو شاعر استعمال کرتے ہیں بہت سے ایسے لفظوں کو جو ہم سائنس پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح ہم ماحول سے اگر مربوط کر دیں تو بات دلچسپ بھی ہو جاتی ہے اور دیر تک ہمارے دل و دماغ میں محفوظ بھی رہتی ہے۔